एवरीवन। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था ग्रुप के 2 एग्जांपल्स। आज हम देखेंगे ग्रुप के कुछ प्रॉपर्टीज़। सो सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप, सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो G स्टार है। ठीक है, तो जो ग्रुप होता है उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, हमने पढ़ा था कि ग्रुप के 4 एक्सिम्स होते हैं, उसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एक था। तो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा यूनिक होता है। सो द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। ठीक है, दूसरा हमने एक और पढ़ा था एक्सियोम कि किसी ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो भी यूनिक होता है। सो द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। ठीक है, अब ग्रुप में एक कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। कैंसलेशन लॉ ये कैसा होता है? कैंसलेशन लॉ। सो मान लेते हैं कि G ग्रुप है, उससे हम 3 एलिमेंट लेते हैं A, B, C। तो अगर A स्टार B इक्वल्स टू दिया हुआ है A स्टार C, तो ये इम्प्लाई करता है तो ये इम्प्लाई करता है B इक्वल टू C। तो ये है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। सिमिलरली हम लोग राइट कैंसलेशन कर सकते हैं, लाइक A स्टार C इक्वल्स टू B स्टार C। तो ये इम्प्लाई हो जाएगा A इक्वल्स टू B। ये है राइट कैंसलेशन लॉ। अब एक और प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं हम लोग सॉक-सू प्रॉपर्टी। सॉक-सू प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट लें हम A और एक और एलिमेंट लें B, हम लोग ग्रुप से उसका ऑपरेशन करें, तो जो एलिमेंट मिले AB उसका अगर हम लोग इन्वर्स निकालें तो B इन्वर्स A इन्वर्स के इक्वल होता है। अब ये जितने भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखा, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ प्रूफ नहीं कर रहे हैं। प्रूफ इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, अब हम कुछ और देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? तो जनरली ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जो होता है वो बताता है कि उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of a group, whether finite और infinite, दोनों में से कोई भी पॉसिबल है, is called as the order of group, is called as the order of group, and it is denoted by like this. ओके, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो एलिमेंट का ऑर्डर हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट
इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा हम ये देखते हैं। सो द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से जी, से हम लोग मान लेते हैं जी हमारा वो एलिमेंट है, ठीक है, इन अ ग्रुप जी, इन अ ग्रुप जी if the smallest positive, the smallest positive integer n such that g to the power n equals to identity। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई ग्रुप है जी, अब उससे एक एलिमेंट कंसिडर किए हम लोग स्मॉल जी, तो इस जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n होगा जिस जी जो कि एलिमेंट हम लोग जी लिए हैं उसको उतना टाइम ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी मिले, दैट इज जी टू डी पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी। कहने का मतलब है कि जी स्टार जी डॉट 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 स्टार जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और ये हम कितना टाइम ऑपरेट कर रहे हैं n टाइम्स, मतलब n टाइम्स हम लोग g को ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी मिल जाए, तो n हमारा ऑर्डर होगा या n हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा। कहने का मतलब हो सकता है और भी कुछ n है यहाँ पे तो कुछ m मिले जिसके लिए हमारा जो है वो g टू दी पावर m आइडेंटिटी हो सकता है, लेकिन हम हमेशा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखेंगे, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था Zn का, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पहला Z7। तो Z7 के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6 विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 7। अब हमें जानना है कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो पहले हम लोग चूज करते हैं 2। तो 2 का जो ऑर्डर होगा वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसको उतना टाइम ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी मिले। हम मानते हैं पहले 2 को एक बार ऑपरेट करते हैं, 2 टू दी पावर 1, तो 2 मिल रहा है, जबकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब 2 को कितना टाइम ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, तो 2 + 7 2 टाइम ऑपरेट कर रहे हैं तो 4 मिलेगा, +7 2 6 मिलेगा, +7 2 8 डिवाइड बाई 7 दैट इज़ 1 मिलेगा, +7 2 3 मिलेगा, +7 2 5 मिलेगा, +7 2 0 मिलेगा। इसका मतलब हम कितना ऑपरेट कर रहे हैं, 2 टू दी पावर 7 इक्वल्स टू 0। सो ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे ऑर्डर जो होंगे वो 7 ऑर्डर के होंगे, अनलेस द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारा 0 है, उसको हम लोग एक ही बार ऑपरेट करें तो हमें 0 मिल जा रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना है 1 है हमारा, ठीक है। कुछ और हम लोग ग्रुप के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि D6 लेते हैं हम लोग। D6 में एलिमेंट क्या होंगे, 1 R R2 S RS R2S, ये 6 एलिमेंट होंगे हमारे, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ये ग्रुप फॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे हर एलिमेंट का यहाँ पे ऑर्डर क्या है। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि जो ये रिफ्लेक्शन के एलिमेंट होते हैं वो जब 2 बार ऑपरेट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी दे देते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी रिफ्लेक्शन के एलिमेंट लेते हैं S² तो वो क्या देता है, आइडेंटिटी। RS² तो दे देता है आइडेंटिटी। R2S का स्क्वायर वो भी आइडेंटिटी। इसका मतलब इन सारे के सारे एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो DN ग्रुप में हर एक रिफ्लेक्शन एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है। अब हमें देखना है कि रोटेशन एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा। तो 1 तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर तो हमारा 1 होगा, है ना। R का हमें देखना है, R को हम कितना टाइम ऑपरेट करें कि हमें आइडेंटिटी मिले, ठीक है। तो हमें पता है कि R⁴ जो होता है वो क्या होता है, 1 देता है ना। और यहाँ n हमारा क्या है, यहाँ पे n हमारा है 3, ठीक है। इसका मतलब हमें R⁴ जो होगा
वो 1 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो r का ऑर्डर है वो हमारा 3 है। सिमिलरली r का स्क्वायर करेंगे, एक और ऑपरेट करें तो कितना मिलेगा, r⁴ मॉडुलो 3 हो जाएगा, तो डेट इज फिर से r देगा, है ना। फिर से एक बार r² लगाएं तो ये r3 हो जाएगा, दैट इज आइडेंटिटी। इसका मतलब जो r² का जो ऑर्डर है वो भी हमारा 3 है। तो r² का ऑर्डर 3, ये 1 और बाकी सबका ऑर्डर 2 है हमारा। इस तरह से हम लोग ऑर्डर निकालते हैं एलिमेंट्स का। और इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 6 से हमें पता है, ऑर्डर ऑफ D6, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे सब ग्रुप क्या होता है। सो सब ग्रुप, तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं G* एक हमारे पास एक ग्रुप है, ठीक है। G* हमारे पास एक ग्रुप है। हम मान लेते हैं H एक सबसेट है मेरा इसका G का। अब H जो है वो G का हमारा सबसेट है। अब H पर अगर हम लोग वही ऑपरेशन लगाएं जो G के ऊपर ऑपरेशन है, H उस पर वही ऑपरेशन स्टार, तो ये जो होगा वो सब ग्रुप कहलाएगा। सब ग्रुप कहलाएगा अगर वो ग्रुप के सारे प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो हम लोग बोलेंगे ये सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है ना। सो इफ अ सबसेट H of a group G, if a subset H of a group G star is itself a group under the same operation, star, then we say H is a subgroup of G। H क्या बन जाएगा, G का सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। अब जो हम सब ग्रुप देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि उस सबसेट का उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप के हर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाना पड़ रहा है। लेकिन क्या कोई इजी तरीका नहीं है जिससे हम लोग कह सकते हैं कि वो सब ग्रुप हो जाए, वो सबसेट उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में? तो यस, ऐसा है। तो इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट। वन स्टेप टेस्ट क्या बताता है कि हम लोग किसी सबसेट को जो ग्रुप में ऑपरेशन है वही ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सब ग्रुप कैसे बोलेंगे। सो लेट G be a group with the operation star, and H is a non-empty subset of G. If A star B inverse belongs to H, whenever A, B belongs to H, कहने का मतलब H से हम लोग कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और A स्टार B इनवर्स H में बिलोंग कर जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि H जो होगा वो मेरा सब ग्रुप होगा G का। H सब ग्रुप ऑफ G, जहाँ पे स्टार ऑपरेशन जो है वो G का ही ऑपरेशन है जो हम लोग H पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग वन स्टेप टेस्ट हुआ जिसका यूज से हम लोग एक ही स्टेप में बता सकते हैं कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। अब अगला टेस्ट है टू स्टेप टेस्ट। टू स्टेप टेस्ट में क्या होता है कि लेट G बी अ ग्रुप, ये हम लोग मान लेते हैं कि कोई ग्रुप है, एंड H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ
G. If one AB belongs to H for all A comma B belongs to H. Second one, A inverse belongs to H for all A belongs to H. Then we can say that H will be the subgroup of G. कहने का मतलब कि अगर G स्टार मेरा कोई ग्रुप है और H मेरा कोई सबसेट है विद द सेम ऑपरेशन स्टार, तो हमें बताना है अगर H सब ग्रुप होगा G का या नहीं होगा। तो अगर हम बस ये दो प्रॉपर्टी देख लें, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हर एक एलिमेंट के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो H जो होगा वो सब ग्रुप बनेगा। अब एक और प्रॉपर्टी है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट क्या कहता है कि अगर मेरा H कोई नॉन इम्पीडिंग फाइनाइट सबसेट ऑफ अ ग्रुप G है, ठीक है, लेट H बी अ नॉन इम्पीडिंग फाइनाइट सबसेट, फाइनाइट सबसेट ऑफ अ ग्रुप G, ठीक है। अब अगर G में ऑपरेशन है तो ग्रुप बन रहा है, ठीक है, और ये मेरा नॉन इम्पीडिंग फाइनाइट सबसेट है H, तो H को सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें बस इतना दिखाना है कि क्या AB बिलोंग टू H है फॉर ऑल A कोमा B बिलोंग टू H। अगर हम लोग बस क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दें H में, अगर वो फाइनाइट सबसेट हो, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि H जो होगा मेरा ये सब ग्रुप ऑफ G होगा, सब ग्रुप ऑफ G होगा। यहाँ AB कहने का मतलब है A स्टार B, हर जगह पर AB कहने का मतलब है A स्टार B, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग वन स्टेप टेस्ट, टू स्टेप टेस्ट और फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट का यूज करके हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि कोई सबसेट सेम ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। अब एक प्रॉपर्टी है, मतलब एज अ रिजल्ट लिखते हैं इसको, रिजल्ट ये है कि b टू दी पावर n का इन्वर्स इज इक्वल्स टू b इन्वर्स का n होता है फॉर ऑल b बिलोंग्स टू G। ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब ये हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे थे कि बाद में हम लोग यूज कर सकें। अब एक और चीज़ है, an element and its inverse always have same order, हमेशा क्या होता है, सेम ऑर्डर का होता है। मतलब कोई ग्रुप है उसमें एक एलिमेंट है A, उसका जो ऑर्डर होगा उसके इन्वर्स के ऑर्डर के बराबर होगा। कैसे, मान लेते हैं एक एलिमेंट है ग्रुप G से बिलोंग कर रहा है, तो मान लेते हैं उसका ऑर्डर n है, तो a टू दी पावर n इक्वल्स टू एन डी होगा, है ना। अब हमें जानना है कि उसके इन्वर्स का ऑर्डर कितना होगा, तो इन्वर्स का ऑर्डर हमें निकालना है, तो a टू दी पावर इन्वर्स टू दी पावर n इक्वल्स टू a n इन्वर्स, है ना। हमें पता है कि एंटिटी हो जाएगा। सो किसी एलिमेंट का और उसके इन्वर्स का ऑर्डर जो होता है वो हमेशा सेम होता है। अब हम देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रुप, ओके। सो हम सेंटर ऑफ ग्रुप को डिफाइन करते हैं ZG से। उसमें ग्रुप के वो सारे एलिमेंट होते हैं G बिलोंग टू G सच दैट GA इक्वल टू AG फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। कहने का मतलब कि किसी ग्रुप के सेंटर में वो सारे एलिमेंट होते हैं ग्रुप के जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सेंटर ऑफ ग्रुप। अब सेंटर ऑफ ग्रुप जो होता है ZG, वो हमेशा सब ग्रुप बनाता है G का। सो ZG इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ G, ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ G। हम इसको प्रूव कर सकते हैं बाय
1 स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप टेस्ट, चेक इट। ठीक है ना। दूसरा कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है, हमने बोला ये सब ग्रुप होता है, तो ये हमेशा अबेलियन सब ग्रुप होता है। इट इज अबेलियन सब ग्रुप, इट इज अबेलियन। क्यों? क्योंकि जेड में ग्रुप के वो सारे एलिमेंट होते हैं जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, तो वो खुद के एलिमेंट के साथ तो कम्यूट करेंगे ही करेंगे, इसलिए ये एक अबेलियन सब ग्रुप होता है। अब एक रिजल्ट है, रिजल्ट है कि अगर मेरा जी अबेलियन ग्रुप है, इफ जी इज अबेलियन सॉरी, इफ जी इज अबेलियन ग्रुप देन जेड जी इज इक्वल्स टू जी हो जाएगा। और अगर जेड जी इक्वल टू जी है तो भी मेरा जी जो होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है। जी इज अबेलियन देन जेड जी इक्वल टू जी, जेड जी इक्वल टू जी देन जी इज अबेलियन। क्यों? क्योंकि जी अगर अबेलियन ग्रुप है तो जी हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है ना। और जेड जी जो सेंटर ऑफ ग्रुप है उसमें वो सारे ग्रुप के एलिमेंट हैं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। अब क्योंकि जी जो अबेलियन ग्रुप है और वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो जेड जी जो होगा वो पूरा जी ही आ जाएगा। सिमिलरली द कन्वर्स पार्ट। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रेस्पेक्ट में लें, ये ग्रुप होता है, तो इसका जेड जी क्या होगा? क्योंकि हमें पता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है, तो जेड जी हमारा पूरा सेट ऑफ इंटीजर ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं डी एन ग्रुप से। तो लेट्स सपोज हम लोग D6 से लेते हैं। तो D6 में एलिमेंट क्या होता है? 1 R, R2 S, RS एंड R2S। तो इसके सेंटर में क्या होते हैं? तो इसके सेंटर में दैट इज जेड ऑफ D6, इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो हर किसी के साथ कम्यूट करें। हमें एक चीज़ पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हर किसी के साथ कम्यूट करता ही करता है, तो आइडेंटिटी तो हमेशा का हमेशा ही आएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? तो एक्चुअली जो जेड D6 होता है वो इसमें सिर्फ आइडेंटिटी ही आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। यहाँ पे n कितना है? n इक्वल टू 3। ठीक है, तो एक रिजल्ट है कि D2n ग्रुप में हम लोग किस तरह से सेंटर निकालें। रिजल्ट, अगर मेरा ग्रुप D2n, ठीक है, अगर मेरा ग्रुप D2n है तो जेड ऑफ D2n जो होगा वो 1 होगा इफ n इज ऑड। अगर n इज इवन है तो 1 होगा और r ऑफ ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे n/2, ये सेट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा मेरा सेंटर D2n का, जहाँ n अगर ऑड है तो ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और अगर इवन है तो 1 एंड r n/2। जैसे कि लेट सपोज हम D6 की जगह D8 ले लेते हैं। D8 यहाँ पे n कितना है मेरा? 4 है, तो मेरा z ऑफ D8 जो होता सेंटर इसका में होता 1 एंड n है तो n4 दैट इज r2। ये हो जाता सेंटर में इसके एलिमेंट। ठीक है, ये होता है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। अब हम आगे देखेंगे सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के सेंट्रलाइजर क्या होता है? तो मान लेते हैं एक एलिमेंट है A जो ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इस एलिमेंट के जो सेंट्रलाइजर होंगे उसमें ग्रुप के वो सारे एलिमेंट होंगे जो इसके साथ कम्यूट करते हो। ठीक है, इसको बाकी वैसे कोई लेना देना नहीं है। जो A के साथ कम्यूट करेगा ग्रुप के एलिमेंट वो सेंट्रलाइजर ऑफ A में आएंगे। ठीक है, फर्दर सेंट्रलाइजर ऑफ A भी जो होता है वो सब ग्रुप होता है G का। सेंट्रलाइजर ऑफ A इज अ
सब ग्रुप ऑफ जी। हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, चेक इट, ठीक है। अब जो हमारा ZG होता है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रुप, वो हमारा हमेशा कंटेन्ड होता है कहाँ पे ना, सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट ए में वो सारे एलिमेंट होते हैं जो कि ए के साथ कम्यूट करें, और सेंटर ऑफ ग्रुप में वो सारे एलिमेंट होते हैं जो हर किसी के साथ कम्यूट करें। अब जब हर किसी के साथ कम्यूट कर ही रहा है तो ए के साथ तो कम्यूट करेगा ही करेगा, तो ZG के एलिमेंट ऑब्वियसली सेंट्रलाइजर ऑफ एन एलिमेंट में आएंगे ही आएंगे। वन मोर रिजल्ट कि जो सेंटर ऑफ G होता है वो इक्वल होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए बिलोंग टू G। कहने का मतलब कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स का अगर हम सेंट्रलाइजर निकालें और हर किसी का इंटरसेक्शन कर लें तो हमेशा हमको ZG मिलता है। अब थोड़ा हम रियल लाइफ आइडिया देखते हैं कि ये सेंटर ऑफ ग्रुप और सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट होता क्या है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लास का। लेट सपोज एक क्लास है, यानी क्लास, लेट सपोज एक क्लास 10 है, ठीक है। अब क्लास 10 में बहुत सारे इतने बच्चे हैं, मान लेते हैं कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, लेट सपोज इतने सारे बच्चे हैं। अब हमें एक चीज़ पता है, हर क्लास में क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, ठीक है। तो लेट सपोज ये हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर, ठीक है। अब ये जो मॉनिटर होता है वो क्या होता है, उसकी बातें हर किसी के साथ होती है, मतलब इसके साथ भी होती है, हर किसी के साथ होती है। इसका मतलब ये जो होता है वो क्या होता है, वो हर किसी के साथ कम्यूट करता है ना। तो सेंटर ऑफ जो ग्रुप होता है उसमें वो सारे एलिमेंट होते हैं जो हर किसी के साथ कम्यूट करते हैं। मतलब ये मॉनिटर जो था वो ग्रुप क्लास के हर एक एलिमेंट के साथ बातें करता है, दैट मीन्स कम्यूट करता है, तो कम्युनिकेशन करता है। तो ये ZG में आ गया, ठीक है। तो ऐसे और भी बच्चे होंगे जो कि सब किसी के साथ कम्युनिकेशन करते होंगे, तो वो भी ZG में आएंगे। अब मान लेते हैं कि ये 5 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। ये 5 लोग हैं जो आपस में दोस्त हैं, ठीक है। तो ये मान लेता हूँ मैं, ये एक एलिमेंट है A, ठीक है। अब ये पांचों क्या है, दोस्त हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि ये A जो है वो हर किसी का दोस्त है। इसका मतलब अगर ये कोई B एलिमेंट है तो ज़रूरी नहीं इससे बात करता है, ह्यूमन कम्युनिकेशन होता हो। तो लेकिन ये तो पक्का है कि ये जो सारे एलिमेंट हैं इसके, जो ये वाले, ये तो इससे बात करते ही करते हैं। एंड वन थिंग, मॉनिटर जो होंगे वो जो होगा वो इस A से तो कम्युनिकेशन करता ही करता होगा। कहने का मतलब जो ZG थे, जो सब किसी से बात करते थे, वो इस पर्टिकुलर A के साथ भी बात करते ही करते होंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि जो ZG होंगे सेंटर के एलिमेंट, वो हमेशा सेंट्रलाइजर ऑफ A में होंगे ही होंगे। सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट क्या होती हैं, जो पर्टिकुलरली इस A से बात करें। हो सकता है ये C है, ये C इससे बात करता होगा, तो सेंट्रलाइजर ऑफ A में C आ जाएगा। ये बात नहीं करता है मान लेते हैं इसके साथ, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट आएंगे सेंट्रलाइजर ऑफ A में जो पर्टिकुलरली उससे कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये था एक्चुअल में आइडिया। अब हम कुछ और देखेंगे डेफिनेशन। द फर्स्ट वन इज नॉर्मलाइजर ऑफ अ सेट। नॉर्मलाइजर ऑफ अ सेट। नॉर्मलाइजर ऑफ अ सेट क्या है? तो नॉर्मलाइजर ऑफ अ सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं NH। इसमें ग्रुप के वो सारे एलिमेंट होते हैं G belong to G सच दैट G इनवर्स जो वो H के इक्वल हो। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं एक सेट है, डिफाइंड है, सेट है H, ठीक है। अब अगर ग्रुप का मान लेते हैं एक और ग्रुप है G स्टार, ठीक है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ दिस सेट जो हम निकालेंगे इस सेट H का, इसमें इस ग्रुप के वो सारे एलिमेंट होंगे जो
जी इन्वर्स अगर हम ऑपरेशन करें, जैसे जी स्टार एच आई जी इन्वर्स, एच आई कहने का मतलब है एच का कोई एलिमेंट और वो कोई एच जे दे, कहने का मतलब एच का ही कोई एलिमेंट दे, तो वो जी जो होगा उस नॉर्मलाइजर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं नॉर्मलाइजर सेट जो है वो उन सारे ग्रुप के एलिमेंट का कलेक्शन होता है जो जी एच जी इन्वर्स इक्वल टू एच दे। यहाँ पे जी एच आई जी इन्वर्स एच आई के इक्वल हो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एच आई इक्वल टू एच जी होगा, लेकिन एच का ही एलिमेंट होना चाहिए, तब वो जी जो होगा नॉर्मलाइजर ऑफ एच में आएंगे। सिमिलरली होता है सेंट्रलाइजर ऑफ अ सेट, सेंट्रलाइजर ऑफ अ सेट। सेंट्रलाइजर ऑफ अ सेट जो होता है इसमें ग्रुप के वो सारे एलिमेंट होते हैं जो पर्टिकुलरली एच आई से ही करके एच आई में ही जाने चाहिए। जैसे यहाँ पे एच आई एच जे में जा रहा है, लेकिन यहाँ एच आई में ही जाना चाहिए ऑपरेशन होगी, तो ये होता है सेंट्रलाइजर ऑफ अ सेट, ठीक है। अब दोनों जो नॉर्मलाइजर ऑफ अ सेट है और सेंट्रलाइजर ऑफ अ सेट है वो सब ग्रुप होता है जी का। दीज आर सब ग्रुप्स ऑफ जी। अल्सो सेंट्रलाइजर ऑफ एच जो होता है वो कंटेन्ड होता है नॉर्मलाइजर ऑफ एच में, ठीक है। ओके, एंड वन मोर थिंग लाइक हाँ, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे एक रिजल्ट के बारे, ये वाली कि जेड जी जो होता है वो इक्वल होता है जितने भी सेंट्रलाइजर होंगे एलिमेंट्स के उसके इंटरसेक्शन का। अब जरा हम इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे ये एक ए था, इसका हम लोग सेंट्रलाइजर निकालें, तो मान लेते हैं ये सिर्फ इन्हीं यही दोस्त हैं, ठीक है, यही वाले हैं, सिर्फ ये पांचों ही हैं जो इसके साथ से बात करते हैं, और एक मॉनिटर होगा जिससे बात करेगा तो इसके में ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और ग्रुप बनाते हैं। लेट सपोज हम एक यहाँ ग्रुप बनाएंगे, ये ऐसा, ठीक है। ये मान लेते हैं ये एलिमेंट है ई, ये एलिमेंट है ई। अब ई जो सेंट्रलाइजर निकालेंगे हम लोग ई का, तो क्या होगा, ये सारे पांचों होंगे एंड फिर से ये मॉनिटर आएगा, है ना, क्योंकि वो तो उसके साथ कम्युनिकेशन करता ही करता है। फिर और कुछ ग्रुप बनाएंगे, फिर और कुछ ग्रुप बनाएंगे, तो जब सारे का हम लोग इंटरसेक्शन कर लेंगे तो वो मॉनिटर तो हमेशा आएगा ना, क्योंकि उसके साथ कम्युनिकेट करता है, हर किसी के साथ कम्युनिकेशन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग हर सेंट्रलाइजर का इंटरसेक्शन कर लें तो जेड जी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा उसके, यहाँ से ये कहने का मतलब, दैट्स इट, इतना ही इसमें। अब हम आगे देखेंगे साइक्लिक ग्रुप डिफाइन करेंगे हम आगे किस तरह साइक्लिक ग्रुप वर्क करता है एंड ऑल। तो अब हम देखेंगे साइक्लिक ग्रुप। ओके, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है एक्चुअली में, साइक्लिक ग्रुप। सो G is a group G is cyclic if there exists an element, if there exists an element A belongs to G such that G is equals to a to the power n belongs to Z। कहने का मतलब ये है कि कोई ग्रुप G जो होगा वो साइक्लिक तब कहलाएगा जब एक ऐसा एलिमेंट हो ग्रुप में जिस एलिमेंट से ही सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएं, then A is called the generator of the group G, the generator of the group G। ग्रुप G का क्या कहलाएगा, वो जनरेटर कहलाएगा। फिर यहाँ पे हमने पहले बताया था कि a टू दी पावर n कहने का मतलब है कि a स्टार a डॉट डॉट स्टार a n टाइम्स a को ऑपरेट करना, n टाइम्स। तो जो G ग्रुप है हमारा जो कि साइक्लिक है वो एक ही एलिमेंट से सारे एलिमेंट को जनरेट करता है। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल। सो सेट ऑफ इंटीजर विथ रेस्पेक्ट टू प्लस, हमें पता है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप। तो हमें जानना है कि क्या ये Z प्लस एक साइक्लिक ग्रुप बन सकता है। तो साइक्लिक ग्रुप होने के लिए इसके पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर ले। हमें पता है कि Z में एलिमेंट है वो कैसे हैं, -∞, डॉट डॉट डॉट, -2, -1, 0, 1, 2, डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटी, ऐसे एलिमेंट है। ठीक है, तो हमें जानना है कि क्या एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर दे। तो हाँ, इसके बाद एक ऐसा एलिमेंट है 1 एंड -1, ये दोनों जो हैं वो इसके जेनरेटर्स हैं। कैसे, हम देखते हैं। तो अगर हम 1 को 1 टाइम ऑपरेट करें तो ये 1 देगा। 1 को अगर 2 टाइम ऑपरेट करें दैट इज 1 स्टार 1, दैट इज 1 + 1, क्योंकि स्टार हमारा प्लस है यहाँ पे, दैट इज 2। 1 को अगर 3 टाइम ऑपरेट करें तो 1 + 1 + 1 = 3। इस तरह हम लोग 1 को ऑपरेट करते ही जाएं तो हमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग 1 को एक भी टाइम ऑपरेट ही ना करें तो हमें 0 भी मिल जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम -1 से -∞ तक कैसे लाएं, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप तो ये तभी बन पाएगा ना जब 1 जो हो वो ग्रुप के हर एक एलिमेंट को जनरेट कर दे, तब 1 हमारा जनरेटर कहलाएगा। तो अगर हम 1 को -1 टाइम ऑपरेट करें तो 1 को -1 टाइम ऑपरेट करने का मतलब क्या है, हम लोग ऊपर पढ़े से पहले कि b⁴n⁻⁻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 
2n, है ना। तो 1 का पावर -1 इसका मतलब क्या है, 1 का इन्वर्स। 1 का इन्वर्स क्या होगा, -1 होगा ना, 1 का इन्वर्स, है ना। मतलब कि किसी भी एलिमेंट, कोई एलिमेंट ए जो जेड से बिलोंग कर रहा, उसका इन्वर्स क्या होगा, वो इसमें ए स्टार बी करने पे आइडेंटिटी मिले, आइडेंटिटी प्लस के उसमें क्या होगा, 0 होगा, तो बी इक्वल्स टू -a, है ना। तो 1 का इन्वर्स क्या, -1, तो हमें -1 भी मिल गया, जो -1 टाइम ऑपरेट कर रहे हैं। अगर 1 को हम लोग -2 टाइम ऑपरेट करें तो हम लिख सकते हैं 1 का पावर -1 2, 1 का पावर -1 दैट इज -1 का पावर 2, दैट इज -1 को 2 टाइम ऑपरेट करना तो -1 हो जाएगा, है ना, प्लस -1 इक्वल्स टू -2। तो सिमिलरली हम सारे एलिमेंट को अटेन कर सकते हैं। इसका मतलब 1 जो है हमारा वो जनरेटर है यहाँ पे, जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे रहा है। इसका मतलब इसके पास एक जनरेटर है और वो जनरेटर ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर दे रहा है, हैंस इट इज अ साइक्लिक ग्रुप। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि -1 भी इसका क्या होगा, एक जनरेटर होगा जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर लेगा। सो यू कैन चेक इट ओके। नाउ एक और एग्जांपल, D6 के एलिमेंट क्या थे, 1 R R 2 S R S R 2 S। अब क्या ये साइक्लिक है, इज इट अ साइक्लिक ग्रुप? द आंसर इज नो, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर सके, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं हम कि मान लेते हैं कोई फाइनाइट ग्रुप है G, जिसका ऑर्डर हमारा n है। हम कह रहे हैं कि एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा G में जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर देगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि a⁴n इक्वल्स टू E होगा। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू कितना होगा, n होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्रुप G जिसका ऑर्डर n है और A उस ग्रुप को जनरेट कर रहा है, दैट इज G किससे हो रहा है, A से जनरेट हो रहा है, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई ग्रुप किसी एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है जो कि साइक्लिक ग्रुप है, तो जो G का ऑर्डर होगा और A का ऑर्डर होगा वो क्या होगा हमारा
वो इक्वल होगा हमेशा के हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें D6 में, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 6 है। ऑर्डर ऑफ D6 इज 6, ओके। सो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए D6 में इसका ऑर्डर जो हो 6 हो, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि D6 जो होगा वो साइक्लिक होगा। हमें पता है कि इन तीनों का ऑर्डर जो होता है वो 2 होता है, इसका ऑर्डर 1 होता है, इसका ऑर्डर 3 होता है, इसका ऑर्डर 3 होता है। इसका मतलब कोई ग्रुप ऐसा है ही नहीं, मतलब कोई एलिमेंट D6 में है ही नहीं तो 6 ऑर्डर का है, तो हम कह सकते हैं कि ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, ये नॉन साइक्लिक होगा। इवन इट इज़ नॉट एन अबेलियन ग्रुप, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो DN होता है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए वो नॉन अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। अब क्या D6 के पास अब साइक्लिक सब ग्रुप है, तो आंसर इज यस। लाइक अगर हम लोग एक सब ग्रुप ले लें D6 का H, जो कि है 1R2, ठीक है, तो ये एक सब ग्रुप है D6 का विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन, जो कि साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ H जो है वो कितना है, 3 है, और R का ऑर्डर कितना है, 3 है ना। सिमिलरली R² का ऑर्डर भी 3 है, तो R को अगर हम लोग एक टाइम ऑपरेट करें तो R मिलेगा, R को 2 टाइम ऑपरेट करें तो R2 मिलेगा, R को 3 टाइम ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी मिलेगा। तो सारे एलिमेंट हमें R से जनरेट हो जा रहे हैं, तो R इसका एक जनरेटर हो जाएगा। इसलिए H मेरा क्या हो गया, हम लोग लिख सकते हैं कि H जो है वो R से जनरेट होने वाला एक साइक्लिक सब ग्रुप है, किसका, D6 का। तो अगर कोई ग्रुप साइक्लिक नहीं भी है तो उसके पास साइक्लिक सब ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। अब हम साइक्लिक ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज, ओके। सो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड G इज साइक्लिक, ओके, इफ G is finite group and G is cyclic, G finite group है और G मेरा क्या है, कोई साइक्लिक ग्रुप है, वेयर G क्या कर रहा है, एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है, जहाँ A कहाँ से बिलोंग कर रहा है, G से, ठीक है। तो जो A का ऑर्डर होगा, ठीक है, वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। हमने ऊपर बताया थोड़ी देर पहले, है ना, कि अगर G कोई साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है और ये हमारा जनरेटर है उस ग्रुप का, तो जो A का ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा। और G के पास अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, इफ G डजंट हैव सच एलिमेंट, ठीक है, जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, तो G कभी साइक्लिक नहीं होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर A बिलोंग टू G इज जनरेटर ऑफ G, then A inverse is also generator of G, also generator of G। हमने पहले पढ़ा था कि A का और A इनवर्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर A n ऑर्डर का है और वो n ऑर्डर के ग्रुप को जनरेट कर रहा है, तो A इनवर्स का ऑर्डर कितना होगा, n होगा, तो A इनवर्स भी क्या होगा ना, उस ग्रुप को जनरेट करेगा। ना क्वेश्चन अराइजेज कि क्या किसी ग्रुप के हमेशा 2 जनरेटर होते हैं, इज अ ग्रुप ऑलवेज हैव 2 generators, always have 2 generators? The answer is no। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से इंट्यूशन आ रहा था कि एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स हमेशा उस ग्रुप का जनरेटर होगा। इसका मतलब 2 तो मिलने ही चाहिए, बट ऐसे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल हम ले लें अगर, तो एग्जाम्पल इज Z2। तो Z2 में क्या होते हैं, 0 1 होते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, और 1 का ऑर्डर यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा। तो इसके पास एक ही जनरेटर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो सेल्फ इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स भी 1 ही हो जाएगा। दैट्स इट। अब हम कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं इसके 3। तो
अगर हम लोग कोई साइक्लिक ग्रुप लेते हैं तो उसका हर सब ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हम प्रूफ कर सकते हैं ये तो। अगला है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो वो इम्प्लाई करेगा कि वो ग्रुप अबेलियन होगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो साइक्लिक हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले लें अगर हम लोग, तो एग्जाम्पल है हमारा क्लाइन 4 ग्रुप K4 में एलिमेंट होता है 1 A B A B। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 4 ऑर्डर का है। तो 4 ऑर्डर का अगर एलिमेंट ही नहीं है तो एक साइक्लिक ग्रुप 4 ऑर्डर का कैसे हो सकता है? ये साइक्लिक ग्रुप नहीं हो सकता है, इसका मतलब है ना। आगे हम कुछ और प्रॉपर्टी देखेंगे इसके, लाइक फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमें कोई एलिमेंट है A जो G से बिलोंग कर रहा है और इस एलिमेंट का हमें ऑर्डर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, n बाई GCD ऑफ AN करेंगे। कहने का मतलब n यहाँ क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ G, ठीक है। मतलब कोई ऑर्डर ऑफ G है, मतलब G कोई ग्रुप है, उसमें एक एलिमेंट है A और G का ऑर्डर लेट सपोज n है, ठीक है। तो अगर हमें उस एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है तो उस एलिमेंट का ऑर्डर n बाई GCD ऑफ AN होता है ना। अब हमें जानना है कि किसी ग्रुप के जो जेनरेटर्स होते हैं वो हम कैसे फाइंड करें। लेट सपोज एक ग्रुप दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है उस ग्रुप के कितने जेनरेटर्स हैं या फिर उसके जेनरेटर्स क्या क्या हैं। तो हमें जानना है कि क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ वो प्रेजेंट होंगे। तो हम यहाँ से मोटिवेशन लेंगे इसका कि हमें एक चीज़ पता है कि अगर कोई ग्रुप G है n ऑर्डर का और G कोई एलिमेंट है जो ग्रुप G से बिलोंग कर रहा है और वो जेनरेटर है, लेकिन G जो हो रहा है वो G से जेनरेट हो रहा है, तो G का जो ऑर्डर होगा वो भी कितना होगा, n होगा, है ना। तो G का ऑर्डर n है, तो यहाँ से हम अगर देखें G एलिमेंट को ऑर्डर n, तो हम लोग यहाँ से इम्प्लाई कर सकते हैं कि GCD ऑफ Gn जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई एलिमेंट हमारा जेनरेटर है किसी ग्रुप G का, तो ग्रुप का ऑर्डर n जो होगा, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर जो n है, ठीक है, और वो एलिमेंट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मतलब एलिमेंट, हाँ, तो अगर मेरा जो एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग G, ग्रुप G से, और वो अगर किसी ग्रुप G जिसका ऑर्डर n है तो जेनरेटर है, तो उस G का जो ऑर्डर है वो हमारा कितना है, n है ना। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर वो G जो जेनरेटर है ग्रुप का और उसका ऑर्डर n है, तो GCD ऑफ Gn जो होगा वो 1 होगा। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो UN ग्रुप होता है, UN ग्रुप, उसमें वो सारे एलिमेंट होते हैं ग्रुप G के सच दैट GCD ऑफ xn जो वो 1 हो, और x कहाँ से बिलोंग करे, 1 लेस देन है ना। ये तो होता है UN ग्रुप। अब अगर G जेनरेटर है तो GCD ऑफ Gn कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जेनरेटर जो हमारे होंगे वो कहाँ होंगे, किसी फाइनाइट ग्रुप में, UN में प्रेजेंट होंगे। यस, राइट। तो हमारे जितने भी जेनरेटर्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे UN ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें यहाँ से इंट्यूशन मिला। अब हमें अगर पता करना है कि नंबर ऑफ जेनरेटर्स कितने होंगे, 6, नंबर ऑफ जेनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप G is equal to number of element in UN where n is the order of the G, right। अब हमें क्या करना है कि UN जो ग्रुप बनेगा
उसका ऑर्डर निकालना है। अगर उसका ऑर्डर निकालना है तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप जी का हम लोग जनरेटर बता सकते हैं। तो जो यूनिटरी ग्रुप UN है उसका ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग यूलर फाई फंक्शन यूज करते हैं। यूलर फाई फंक्शन। अभी यूलर फाई फंक्शन होता क्या है? यूलर फाई फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n to n। ओके, तो यूलर फाई फंक्शन करता क्या है? इट काउंट्स नंबर ऑफ नेचुरल नंबर less than n and relatively prime with n सो अगर हम लोग किसी भी साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर निकालना हो तो बस अगर हम लोग फाइन काउंट कर लें तो इनफ होगा, है ना। अब हम लोग फाइन काउंट कैसे करें? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फाई ऑफ p इक्वल्स टू p माइनस 1 होता है, जहाँ p मेरा क्या है? प्राइम है। b फाई ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू फाई ऑफ a इंटू फाई ऑफ b होती है। अब अगर मान लेते हैं कोई नंबर जो है वो प्राइम्स में नहीं है तो हम लोग उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले सकते हैं। जैसे 12 है तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब अगर हम लोग 512 निकालें तो हम लोग 5 2 का स्क्वायर इंटू 3 टू दी पावर 1 कर सकते हैं। हमें पता है 5ab 5 भी होता है, तो 5 2 का स्क्वायर इंटू 5 3 टू दी पावर 1। अब 5 जो है वो m टू दी पावर a जो होता है c, 5 m टू दी पावर a जो होता है वो होता है m टू दी पावर a माइनस m टू दी पावर a माइनस 1 वेयर m इज अगेन प्राइम। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 5 e टू दी पावर a, ओके, e टू दी पावर a e टू दी पावर a e, ठीक है, एक मिनट। सो e टू दी पावर a e टू दी पावर a माइनस 1, ठीक है। मतलब अगर मेरे जो नंबर है n वो प्राइम नहीं है तो हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड देन हम लोग फाई फंक्शन काउंट करेंगे, ओके। सो अल्टीमेटली हमें किसी भी साइक्लिक ग्रुप जी के जनरेटर्स निकालने हैं तो बस हमें फाइन निकालना है, जो कि हम लोग इस तरह से काउंट करेंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पर हमने कहा था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ओके। तो मान लेते हैं कि कोई साइक्लिक ग्रुप है Z10, क्योंकि हमारा Zn जो होता है वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है। कल हमने ऊपर दिखाया था कि शायद हमने नहीं लिखा, ओके। सो रिजल्ट ये है पहला कि Zn इज ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप, ऑलवेज अ साइक्लिक ग्रुप। कहने का मतलब कि Zn के पास हमेशा एक एलिमेंट मिलेगा जो ग्रुप के सारे एलिमेंट को जनरेट कर सकता है। दूसरा, UN जो होता है वो ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। UN में n जो हो अगर e टू दी पावर अल्फा फॉर्म का हो या फिर 2p टू दी पावर अल्फा फॉर्म का हो, जहाँ p इज ऑड प्राइम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि UN जो होगा वो साइक्लिक ग्रुप होगा। लाइक U8 इक्वल्स टू U2 टू दी पावर 3, वे 2p जो है वो ऑड प्राइम नहीं है तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं होता है। जबकि अगर हम लोग U9 ले लें, ये होता है U3 टू दी पावर 2, तो 3 मेरा क्या है यहाँ पे? ऑड प्राइम है ना। तो ये U9 जो होता है वो साइक्लिक होता है, बट U8 जो है वो नॉन साइक्लिक होता है, ओके। तो ये दो एग्जांपल हैं तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक का। तो Z10 हम यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। Z10 तो हमारा Zn हमेशा साइक्लिक होता है तो Z10 साइक्लिक है। अब हमें इसके जनरेटर्स निकालने हैं, तो हमें पता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालना है तो हमें सिर्फ इसके 510 निकालने पड़ेंगे। तो 510 मतलब 5 2 इंटू 5, दैट इज 5 2 इंटू 5 5। तो 5p कितना होता है? p माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1,
5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब कि Zn के पास टोटल 4 जनरेटर्स हैं। अब हमें एक और चीज़ पता है वो कि जो साइक्लिक ग्रुप होते हैं उस साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स जो होते हैं वो UN ग्रुप में होते हैं। इसका मतलब हम ब्यूटेन निकालेंगे। ब्यूटेन क्या होगा 1 3 7 9। सो दीज आर द जनरेटर्स ऑफ Z10। यही हमारे जनरेटर्स हैं Z10 के। ठीक है, अब हम साइक्लिक ग्रुप में एक मेन थ्योरम पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, जैसे हम ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप साइक्लिक होता है। तो हमें अगर पता करना है कि कितने सब ग्रुप हैं जो कि साइक्लिक हैं या फिर किस ऑर्डर के हैं वो, तो कैसे निकालेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम हमें वो बताता है कि हम किस तरह से हम लोग उसके सब ग्रुप्स पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है लेट द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, let the order of a cyclic group generated by some A belong to G। ठीक है, मान लेते हैं एक एलिमेंट है belong to G Bn, मतलब कि एक एलिमेंट है जो साइक्लिक ग्रुप G को जनरेट कर रहा है जिसका ऑर्डर n है। दैट इज G जो है जनरेटेड बाय A है और ऑर्डर कितना है इसका n है। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ G। ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ n। द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप, जो भी सब ग्रुप होंगे, एनी सब ग्रुप ऑफ A जनरेट हो रहा है इज अ डिवाइजर ऑफ n। डिवाइजर ऑफ n की ही डिवाइजर्स होंगे। जैसे हम ले लेते हैं लेट्स सपोज 28 के डिवाइजर क्या है 1 2 4 7 14 28। तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप्स होंगे वो हमेशा उसके डिवाइजर्स पे मिलेंगे 1 2 4 7 14 ये इसके डिवाइजर्स हैं। तो इन्हीं ऑर्डर के हमें सब ग्रुप्स मिलेंगे। अब सवाल ये होता है कि कितने मिलेंगे, लाइक 7 ऑर्डर के हमें कितने साइक्लिक सब ग्रुप मिलेंगे किसी ग्रुप G जिसका ऑर्डर 28 है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम बताता है कि हमेशा यूनिक मिलेंगे। दूसरा ये है कि इफ ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू n, जो कि जनरेट कर रहा है ग्रुप G को, साइक्लिक ग्रुप को, फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर, फॉर ईच पॉजिटिव डिविजर से K, मान लेते हैं K जो है वो क्या है मेरा एक डिविजर है n का, K n को डिवाइड कर रहा है। ओके, the group generated by A will have exactly one subgroup of the order K ऑर्डर का हमें क्या मिलेगा exactly one subgroup मिलेगा। ठीक है, of the order K। ठीक है, अभी हमने बताया कि मतलब फंडामेंटल थ्योरम बताता है क्या है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है और ए जनरेट कर रहा है तो उसके जो सब ग्रुप्स होंगे वो क्या क्या होंगे, कितने ऑर्डर्स के होंगे, तो उसके डिवाइजर्स के ऑर्डर से होंगे। ठीक है, और उसके डिवाइजर के कितने होंगे तो एग्जैक्टली यूनिक होंगे। अब हमें निकालना है कि वो सब ग्रुप जनरेट कौन करेगा। तो वो जो सब ग्रुप जनरेट होगा वो ए एन बाई के इसके द्वारा जनरेट किया जाएगा और वो यूनिक होगा, यूनिक सब ग्रुप होगा और इससे जनरेट होगा। ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कुछ Z12 के डिवाइजर क्या है 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये सारे इसके डिवाइजर्स हैं।
फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप होंगे उसके डिवाइडर्स पे मिलेंगे। तो 1, 2, 3 ये सारे जो डिवाइडर्स हैं, इन डिवाइडर्स के हमें क्या मिलेंगे, सब ग्रुप्स मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे, तो फिर फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि यूनिक मिलेंगे। अब उसको जनरेट कौन करेगा, जैसे हमें मान लेते हैं कि 3 ऑर्डर के हमें निकालने हैं, 3 ऑर्डर क्या निकालने हैं, सब ग्रुप निकालने हैं। तो 3 ऑर्डर को जनरेट करेगा 8 12/3, दैट इज A4। A4 जो होगा वो हमें जनरेट करके देगा क्या 3 ऑर्डर का सब ग्रुप। तो A4 क्या होगा हमारा, A4 A8 एंड देन आइडेंटिटी, है ना। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। जैसे कि Z12 है, ठीक है, Z12 है, Z12 एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 ... 11, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 3 ऑर्डर के सब ग्रुप फाइंड करने हैं। 3 ऑर्डर के जो सब ग्रुप हैं, क्योंकि 3 जो है वो 12 को डिवाइडर है, तो 3 ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप मिलेगा वह फंडामेंटल थ्योरम। अब उसको जनरेट कौन कर रहा है, ये हमें निकालना है, राइट। तो 3/12 करेंगे तो कितना आएगा, 4। दैट इज हमारा जो 4 होगा ना, वो जनरेट करेगा किसको, वो 3 ऑर्डर के सब ग्रुप को। कैसे, 4 को एक टाइम ऑपरेट करेंगे, 2 टाइम ऑपरेट करेंगे, 3 टाइम ऑपरेट करेंगे, 12 हो जाएगा, दैट इज 0। तो ये हुआ हमारा 3 ऑर्डर का सब ग्रुप जो जनरेट हो रहा है किससे, 4 से। इस तरह से हम लोग सारे डिवाइडर्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सब ग्रुप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज क्वेश्चन पूछ दिया कि Z999 इसके कितने नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप बताएगा कि इसके हर डिवाइजर्स पे सब ग्रुप मिलेंगे। तो अब इसकी हर डिवाइजर्स निकालना तो थोड़ा क्रिटिकल है। तो हर डिवाइजर्स निकालने के लिए हमने क्या करते हैं, टाउ फंक्शन यूज करते हैं, टाउ फंक्शन, टाउ, ठीक है। टाउ जो फंक्शन है वो हमें क्या देता है, ये हमको जो Z99 है साइक्लिक ग्रुप, उसके टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स फाइंड करके देता है। जैसे क्वेश्चन ये है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ Z999, तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ 999। तो टाउ फंक्शन हमें टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स निकाल के देता है। कैसे, तो हम लोग 999 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो लाइक 999 333 111 3 इंटू 3 इंटू 3 लाइक 111 3 हो जाएगा 2 3 37 इंटू 37, ये हो गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 टू द पावर 3 इंटू 37। तो हमें क्या करना है, इसके जो पावर्स हैं 3 + 1 करना है, इंटू 1 + 1 करना है। तो 4 इंटू 2 तो 8। तो 8 सब ग्रुप्स हमें मिलेंगे। टाउ फंक्शन कैसे काम करता है कि मान लेते हैं कि एक n नंबर है, उस n नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन की P1 α1 P2 α2 ... ऐसे किए। तो जो टाउ n होगा वो होगा α1 + 1 α2 + 1 ... ऐसे चलता है ये। तो हम किसी भी साइक्लिक ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने हो तो हम लोग टाउ फंक्शन का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप जो कि साइक्लिक होंगे। और वो कितने होंगे, हर एक ऑर्डर के यूनिक होंगे, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ साइक्लिक ग्रुप बताता है। दैट्स इट, इतना ही। थैंक यू।